बस यही मेरी हसरत रह गई। आप अमित ने हौले से उन शर्म से बोझल होती पलकों को चूम लिया था। सोनम अमित के कंधे से सर टिकाए खड़ी हुई थी। अभी अभी अमित की कही हुई बातें उसके कान में शहद जैसा रस खोल रही थी और एक अनकहा सच ये भी कह रही थी कि वो भी अपने साहिब को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। प्रिंसेस, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमेशा मेरे पास ही रह जाएं? अमित ने सोनम के गालों पर आ रहे उसकी जिद्दी बालों को हटाते हुए कहा। सोनम ने असमंजस की स्थिति में आते हुए अमित की तरफ सर उठाकर देखा। अब आपको एक पल के लिए भी खुद से दूर बर्दाश्त नहीं करना चाहता हूँ मैं। हमेशा के लिए आपको अपनी नजरों के सामने रखना चाहता हूँ मैं। अमित ने उसके गाल को अपने हाथों से प्यार से छूते हुए कहा। लेकिन ये अभी कैसे हो सकता है? सोनम ने जैसे मजबूरी में कहा था। आप जानते हैं ना कि डेविल की डिक्शनरी में नामुमकिन जैसा कोई शब्द है ही नहीं, और खासतौर पर जब वो बात आपसे जुड़ी हो तो फिर उसे तो होकर ही रहना। अमित ने उसके सर से अपने सर को जोड़कर कहा। आपकी कोई भी बात हमारे लिए आपसे बढ़कर नहीं है। आपका साथ तो हम अपनी आंखें बंद होने के बाद भी छोड़ना पसंद नहीं करेंगे साहिब। सोनम अमित के सर से अपने सर को जोड़े हुए आंखें बंद किए हुए खड़ी थी। आप अच्छी तरह से जानती हैं ना कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। अमित अब उसके चेहरे को अपने हाथों में भरे हुए उसकी आंखों में देख रहा था। हाँ, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अगर ये एक वजह ना भी हो तो भी हमारा जवाब यही होगा। सोनम ने झुकी हुई नजरों के साथ अमित को अपने दिल की बात बता दी थी। डेविल ने अपनी एंजल को अपने आगोश में भर लिया था और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कुछ सोचने लगा कि आपको इस नर्क में मैं और झुलसने नहीं दूंगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। हल्दी डे। अगली सुबह बड़ी चहल पहल थी अस्थाना हाउस में। पूरे घर को और खासतौर पर जहाँ हल्दी की रस्म होनी थी सफेद और पीले रंग के फूलों से डेकोरेट किया गया था। पूरा पंडाल सफेद और पीले रंग के कर्टन से सजा हुआ किसी दूसरी ही दुनिया का एहसास करवा रहा था। सब खुश थे और हों भी क्यों ना, आखिर आज के दिन का इंतजार तो जाने कितने ही लोगों को था। कविता जी और रागिनी जी को अवनी की आने वाली जिंदगी के लिए खुशी हो रही थी और आज वो एक रस्म निभाकर उस नई जिंदगी की ओर एक कदम और बढ़ाने वाली थी। अव्यंग क्यों खुश थे, अब ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है। और हमारे छोरे छोरियां आज धमाल मचाने वाले थे तो उनकी खुशी तो लाजमी थी। पर दो लोग अलग अलग वजहों से खुश हो रहे थे और वो थे हमारी दादी और सुधा मामी जी। दादी को इंतजार था रस्म के शुरू होने का और सुधा को इंतजार था किसी खास के आने का, जिसके इंतजार में वो अपनी पलकों को आउट हाउस के गेट पर ही बिछाए बैठी हुई थी। और वो कई बार फोन करके पूछने की कोशिश भी कर चुकी थी पर फोन लग ही नहीं रहा था। सुधा देवी, जो तुम्हारा बार बार फोन करन तय वो उड़ के आ जाएगा का तय? अरे आ तो रहा यही तो नेक चैन से आ जान दे को, काहे से यहाँ आवे के बाद वा तुम चैन तो कतई लेन न दोगी। योगेश ने सुधा को समझाते हुए कहा। तुम तो रहने दो, खुद तो कछु करवेते रहे और हमने इतने मुश्किल से वहाँ यहाँ बुलाओ है तो तुम्हें वाव में भी आफत है। सुधा, मोए कोई आफत ना, पर अगर तुम्हारा लल्ला ने भी कछु उल्टो सीधो कांड कर दो ना तो फिर तुम अपने संग संग मैं भी उल्टी गिनती करनी शुरू कर दो मथुरा और शांतिवन से निकलवे की। योगेश ने सुधा को चेताते हुए कहा। तुम ऐसे ही डरपत रहो सब जिंदगी, पर हमें पूरी जिंदगी तुम्हारी पूनम जीजी की जी हजूरी ना करनी है। इतना बड़ो घर है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है और मयंक लल्ला ने तो अपने वालों से इतना बड़ा वो का कहता है आर्किटेक्चर का बिजनेस खड़ा कर लो है। अरे वो आर्किटेक्चर हो तगवार। योगेश ने सुधा के सर पर हाथ मारकर कहा। हाउ हाउ, हमें पता है वो आर्टिकलेचर। अरे मिट्टी डालो आप पे, हम तो बस ये कह रहे थे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जिज्जी और जिज्जाजी की इतनी हिम्मत ना भाई कि नेक कछु हमें दे देत तो बिन ना कछु घट ना जातो। पर ना, बिने तो ये पसंद है कि हम और तुम अपने पूरे खानदान संग बिन सबकी गुलामी करत रहे। सुधा ने अपने बालों में पीला गुलाब का फूल लगाते हुए कहा। अरे छोड़ो जैसा बातें, पहले तो तुम ये बताओ कि आज किन पे गाज गिराए हुए जा रही हो? बहुत ही मल्लूक लग रही हो तुम सुधा देवी। है योगेश ने बात बदलते हुए कहा। तुम्हारा मतलब कहा कि आज से पहले हम का बहुत सुंदर ना लगे तुम्हें? सुधा ने गुस्से से योगेश को घूरते हुए पूछा। अरे दादा, जे तो ससुर बात बनवे की जगह और बिगड़ गई है। मैं भ्याल आ रहा हूँ सुधा, मोए अबे याद आई है कि जीजा जी ने मुझे कछु काम देवा तो और तुम्हारी खूबसूरती निहारवे के चक्कर में मैं भूल गया बिल्कुल ही। योगेश जल्दी से वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग आया। तुम तब इनके ही आगे पीछे दुम हिलावा पाई, एक बार वाह आ जानते हो। मयंक लल्ला की तो कोई बात नहीं है, दामाद जी हमारे सबके सामने जितना आदर सम्मान करो हतो ना, वह सबको सूद समेत बदला ना ले। हमने तो हमारा नाम सुधा ना है तो कोई और नाम सोच के रख ले, काहे से जो नाम तुम्हें बहुत जल्दी बदलने वाव है। बाहर की तरफ से आती हुई आवाज सुनकर सुधा पहले तो चौंक गई, फिर गुस्से में जब वो बाहर की ओर झांकी तो उसे गैलरी में कोई भी नहीं दिखाई पड़ा सिवाय 2-3 बच्चों की जो वहीं खेल रहे थे। और उनकी उम्र देखकर ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता था कि ये शरारत उनमें से किसी एक की थी। वो झुंझलाकर वापस कमरे में चली आई थी। बाहर खड़े बच्चों में से एक अर्नव था और सुधा के अंदर जाती उसने वहाँ बगल में खड़े हुए एक लड़के से हाई फाइव किया और फिर दोनों ही मुस्कुराते हुए आउट हाउस से बाहर अस्थाना हाउस चले आए। दादी अपनी देख रेख में दूल्हा दुल्हन को लगने वाली हल्दी तैयार करवा रही थी। रे बेंदनी, यो हल्दी नू 2 अलग-अलग कटोरों में करके रख दो था। दादी ने हल्दी तैयार कर रही अवनी की बुआ उपासना से कहा। जी दादी, पर 2 अलग-अलग कटोरों में क्यों? मेरा मतलब है कि दुल्हन को तो हल्दी दूल्हे वाली से ही लग जाएगी ना। उपासना जी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। रे बेंदनी, मारे को घना विश्वास है कि यो छोरा छोरी जथा आठे घूमते हुए दिख रहे से बाबी ने हल्दी के होली खेले मानेंगे कोणी तो दूसरा कटोरा उसी वास्ते से। दादी ने उपासना जी को समझाते हुए कहा। ठीक है दादी, ये रखिए आपकी हल्दी, मैं जरा बाहर जाकर दूसरे इंतजाम देख लूं। उपासना ने हाथ धोकर टॉवल से पूछते हुए कहा। हाँ ठीक से बिंदनी, था जा माँ अठई से। दादी ने एक आंख छोटी करते हुए कहा। उपासना जी वहाँ से चली गई और दादी ने दरवाजे की तरफ नजर डालते हुए कहा। ये भी बोंगड़ कठे रह गए उससे, रम हरा राम जी, यो छोरा का टाइम पर कौन आ सके से। थोड़ी देर में बाहर हल्दी की रस्म शुरू हो गई थी।
मयंक पूनम और सुधा के साथ एक संयमित चाल में धीमे कदमों से पंडाल की तरफ आ रहा था। बाकी उसका मन तो आज भाग कर वहाँ पहुँचने का कर रहा था जहाँ सब लड़कियां अवनी को घेरे हुए बैठी थी। सच में मुझे ये क्या होता जा रहा है, मैं इतना बेकरार क्यों हो रहा हूँ? मयंक खुद की हालत पर सोच रहा था और फिर मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला कि ये सब तुम्हारे प्यार का असर है, वो जो मुझ जैसे लड़के को भी बेचैन बेकरार होना सिखा रहा है। ये लो आ गई मधुमक्खी। सुधा को देखते दादी ने पास में बैठी हुई कविता जी से कहा तो कविता जी ने दबी दबी सी स्माइल देते हुए कहा कि क्या माँ आप भी कुछ भी कहती रहती हैं, अरे वो सुन लेंगी तो। लो अब सुन ले तो फिर सुन ले, दादी ने मुंह बिचका के कहा। जब हमारे को किसी से कोई डर कोनी और फिर वहां तक वही कहे हूँ जो सच से। ए बता देख और फिर हमारे को बता कि यो सुधा बींदड़ी घनी मधुमक्खी लाग रही है कि कोड़ी लाग रही है। एक तो सांवली रंगत और पीली साड़ी और उस पर से गुलाब का फूल अपनी जुल्फों में लगा इसे, तो फिर यो मधुमक्खी लगी ना। कविता जी दादी की बात सुनकर वहां से मुस्कुराते हुए चली गई। अब देख लेना था लो कैसे यो मधुमक्खी सब जगह मंडराएगी और अपना जहरीला डंक मार मार के सब ने दिमाग खराब करेगी इसे। और अभी थोड़ी देर में यो मधुमक्खी खुद को ही डंक मारती फिरेगी, इस बात की घड़ी गारंटी से। दादी ने एक नजर सुधा को देखा और फिर अव्यंग की तरफ देखने लगी जो अब तक उस पंडाल में हल्दी की रस्म करने के लिए अपने अपने परिजनों के साथ आ चुके थे। अव्यंग के बीच एक छीनी सी पर्दे की दीवार खींची गई थी और उस पर्दे के दोनों तरफ बैठे हुए अव्यंग एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठे थे। अवनी ने आज की इस रस्म के लिए प्लेन येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसके ऊपर पीले फूलों की आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी हुई थी। बालों को समेटकर उसका जूड़ा बना लिया था और अपने इस थोड़े से अव्यवस्थित से लुक में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मयंक ने भी आज येलो कलर का कुर्ता और व्हाइट चूड़ीदार पहना हुआ था और काफी डिसेंट लग रहा था। बाकियों ने भी आज हल्दी की रस्म को फॉलो करते हुए ही खुद को ड्रेसअप किया था और कहने की जरूरत नहीं थी कि अव्यंग की हल्दी की इस रस्म में सभी अपने अपने टारगेट को फोकस किए हुए थे। अब रागिनी जी हल्दी की रस्म शुरू कीजिए। पूनम जी अपने लहजे में अतिरिक्त मिठास लाते हुए रागिनी जी को हल्दी वाला बोल पकड़ाकर मुस्कुरा रही थी। अरे ये हक तो पहले आपका है, आखिर आप मयंक की माँ हैं, रागिनी जी ने सौम्यता से कहा। पूनम जी ने मुस्कुराते हुए मयंक को हल्दी लगाना शुरू किया और दूसरे रिश्तेदारों ने ढोलक की थाप पर मंगल गान गाना शुरू कर दिया। सब लोगों ने एक एक करके मयंक को हल्दी लगाई, पर सोनम अंजलि का हाथ थामे उसे बस दूर से निहार रही थी। मयंक ने उसे इशारे से अपने हल्दी लगाने को कहा तो उसने इनकार में सर हिला दिया। मयंक उसे अजीब नजरों से देख ही रहा था कि तभी अचानक से पूनम जी सोनम के पास आकर बोली, जब मयंक की इच्छा है तो तुम उसे हल्दी क्यों नहीं लगा रही हो? सोनम हैरान रह गई थी कि अभी अभी पूनम ने उससे कुछ कहा था या फिर उसके कान बज रहे थे, और वो भी मयंक भाई से रिलेटेड, और वो भी इतने आराम से। अबे जाना, जब तेरी डेंजर अम्मा तुझे खुद इनवाइट कर रही है तो फिर क्या सोच रही है तू? अंजलि ने सोनम को कोहनी मारते हुए कहा। हाँ जा रहे हैं, हमारा हाथ क्यों तोड़े डाल रही हो तुम? सोनम ने अपनी कोहनी को सहलाते हुए कहा। सोनम ने खुशी खुशी मयंक की हल्दी लगाई और आंखों ही आंखों में मयंक को सॉरी भी बोल दिया अभी ना आने के लिए। मयंक समझ रहा था सोनम को, इसलिए वो भी बस मुस्कुरा कर रह गया था। फिर मयंक की लगाई हुई हल्दी अवनी के भी लगाई गई और रागिनी जी, कविता जी, उपासना जी, पूनम जी, सुधा मामी और बाकी की सभी महिलाओं ने भी अवनी को हल्दी लगाई। सोनम के साथ साथ अंजलि, प्रिया, रश्मि ने भी अवनी की हल्दी लगाई और उसके साथ खूब ढेर सारी मस्ती भी की। स्पेशल हल्दी। इस बीच मयंक सबकी नजरों से बचकर अवनी को निहारता भी जा रहा था। हे गर्ल्स, ये जरा जरा सी हल्दी लगाकर इतनी खुश क्यों हो रही हो तुम सब? हिम्मत है तो फिर आ जाओ और हमें हल्दी लगाकर दिखाओ। सौरभ ने एक हल्दी का बोल अपने सामने करते हुए लड़कियों को एक तरह से चैलेंज करते हुए कहा। यह देख लिया, अब अगर माँ इस छोरे की मदद को नहीं ली होती तो फिर माँ आज इसने अंग्रेजी में खिटपिट करने की सजा जरूर देती। दादी ने मुंह बना लिया था। देखो तो सही, चैलेंज कौन दे रहा है और किसे दे रहा है? रश्मि ने अंजलि की तरफ देखकर शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। Oh really? Then let's see that who will win this challenge. सौरभ ने बोल को अपनी मजबूत पकड़ में लिया और लड़कियों के आगे से लहराते हुए निकल गया। यो छोरा अब की नागिन डांस करके मारोगे? अरे हमारा राम जी, कठे फंसा दिया हमारे को। दादी ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा। कम ऑन गर्ल्स, इन लड़कों को दिखा देते हैं कि आज की डेट में इन लोगों ने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। रश्मि ने अपने दुपट्टे को कमर में कसते हुए बाकी लड़कियों की तरफ देखते हुए कहा। फिर क्या था, लड़के वो हल्दी से भरा बोल लेकर आगे आगे दौड़ रहे थे और लड़कियां उस बोल को हड़पने के चक्कर में उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी। इन सब से नजरें बचाते हुए सौरभ ने धीरे से दादी की तरफ थम्स अप कर दिया था और उन्हें आगे की कार्रवाई करने के लिए इशारा कर दिया था। घर के बड़े ये बच्चों की मस्ती देखकर मुस्कुरा रहे थे और फिर बच्चों की देखा देखी बड़ों में भी हल्दी की होली खेलने का चस्का लग गया। अरे ये क्या, हल्दी का बोल तो बस एक ही रह गया है और वो भी रागिनी जी अपने संग लेकर चली गई हैं। अब हम कैसे हल्दी की होली खेलें? एक किनारे छोटी सी राउंड टेबल पर गुलाब की पंखुड़ियों के बीच रखे हुए हल्दी के बोल को जब रागिनी जी अपने साथ लेकर चली गई तो वहीं पास में खड़ी सुधा धीरे धीरे बड़बड़ करने लगी थी। रब इंदड़िए, ऐसे मुंह लटका काय वास्ते खड़ी सा था? दादी धीमे धीमे वहां तक टहलते हुए आ गई थी। दादी अब अपने काम में लग चुकी थी। दादी, अब हमारा भी मन है रहा तो कि हम हल्दी की होली खेलें, पर इतने तो एक भी हल्दी का बाउल नहीं है, अब हम होली कैसे खेलें? दादी की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हुए कहा। अब हम इतना बड़ा ना होगा ना कि हल्दी की होली ना खेलें। ना ना बिंदनी था अभी कठे बड़ी हो गई से, जब थाते अभी हमारी गोदी में खेलने लायक से। सुधा बेबसी से मुस्कुराने लगी थी। पर माँ थारी मदद कर सकूं सा इस मामले में? दादी ने ऐसे कहा जैसे उन्हें इस मामले में ज्यादा कोई दिलचस्पी नहीं है, पर फिर भी वो सुधा की मदद करने को तैयार है। सच में दादी जी, आप हमारी मदद कर दोगी? पर कैसे, इतने तो एक ही हल्दी का कटोरा है ना। सुधा ने आसपास देखते हुए कहा। अरे बिंदनी, अठे कोनी थारे नु हल्दी का बोल मिलेगो? वह बोलनू तो वहाँ उठे सामने कमरे में रखा हुआ देखा सा था। एक बार देख ले कि वह अभी भी उठे रखा सा है कि कौन ही रखा। दादी ने सामने बने एक कमरे में इशारा करते हुए कहा। शायद इन छोरे छोरियों ने वह बोलनू अठे छुपा कर रखा सा। सुधा ने खुश होते हुए कहा कि थैंक यू दादी, अब हम बीते जाकर देख लेते हैं।
और इतना कहकर सुधा तेजी से दादी के बताए कमरे की तरफ चल दी। सच में माए खूबसूरत से बोल में हल्दी घुली हुई रखी थी। सुधा ने झट से वो कटोरा उठाया और उसे अपने नाक से लगाते हुए बोली कि हाय हाय, जे तो हमें कोई खास हल्दी लग रही है, जामे से तो बड़ी मलूक सी खुशबू आ रही है। लगा था बिन मोड़ा मोड़ी ने जा यहाँ छुपा के रखो हा तो बाद में स्पेशल होली खेलने के लाए। पर अब तो जा हमारे पल्ले पड़ गई, और अब जा स्पेशल हल्दी से हमारे बो होली खेलेंगे, और बहू पूरे मन भर के। सुधा खुद से ही शर्माते हुए बोली, वैसे मानना पड़ेगा जब बुढ़िया की नजरें हैं बहुत ही तेज, कौन सी चीज कहाँ धरी है सब पता रहता है जाए को। सुधा ने एक नजर दादी के ऊपर डालते हुए कहा, जो उस समय आंखें बंद करके स्माइलिंग पोज में बैठी हुई थी। सुधा